जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो हम लोग जो है एनसीईआरटी सार संग्रह देख रहे थे, ठीक है। तो हम लोग 7 वीडियो देख चुके हैं, यानी कि 7 पार्ट इसका करा चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 8 देखने वाले हैं और ये आज जो है आपका आपात उपबंध देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। आपका राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, इससे पहले जितना भी हुआ है आपको वीडियो के माध्यम से दे दिया गया है और इससे बाहर एक प्रश्न भी जो है आपको नहीं दिया जाएगा एग्जाम में, याद रखिएगा। क्योंकि एनसीईआरटी सार संग्रह जो है आपको पूरा निचोड़ है एग्जाम का, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को देखिए। वीडियो का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या तो फिर प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ एनसीईआरटी सार संग्रह करके आपका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ आप जाइएगा, सारा वीडियो देखिएगा। और बिहार दरोगा स्पेशल जो है आपका ज्ञान बिंदु एकेडमी का इस बार जितना भी आपका प्रैक्टिस सेट होगा, वहाँ रोशन आनंद सर के द्वारा आपको सारा सेट जो है आपको वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और थोड़ा सा पढ़िए, और नहीं पढ़िएगा तो आपके साथ खेला होने के लिए तैयार है, खेला करवाते रहिए, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है तो संसद के द्वारा। अगर आपातकाल लग गया तो राज्य विधानसभा की जो अवधि होगा वो आपको संसद के द्वारा जो है बढ़ाया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर बढ़ाने के विचार हो तो ये संसद के द्वारा किया जाएगा। अगला दिया है, कह रहा है कि किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। तो ये व्यक्ति हैं आपको हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू एक व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार दिया गया था तो उनको संविधान के साथ धोखा लगा, ठीक है। तो वह बोल दिए कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का आपातकालीन का अधिकार संविधान के साथ एक धोखा है। तो हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा यह बोला गया था, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर आपको लागू होता है। तो राज्यपाल के सलाह पर, ठीक है। राज्यपाल सलाह करेगा राष्ट्रपति से तो राष्ट्रपति शासन जो है आपका लग जाएगा। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने अवधि तक लग सकता है। तो अधिकतम 3 वर्ष तक आप लगा सकते हैं वहाँ राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अब तक की गई आपात घोषणा, ठीक है, कहाँ कहाँ क्या हुआ, कब का हुआ, ये सब देखेंगे। अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग जो है 3 बार किया गया है। इन 3 उद्घोषणाओं से संबंधित जो प्रमुख तथ्य होते हैं वह इस प्रकार दिए गए हैं कि पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपातकाल की घोषणा की गई। इसका कारण था कि सितंबर 1962 में चीन ने नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया और इस क्षेत्र पर जो है अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है, याद रखिएगा। पहली बार था। आपात जब दूसरी बार उद्घोषणा हुआ तो दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के द्वारा जो है भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई और यह मार्च 1977 तक लागू रहा। अगला दिया था कि तीसरा की उद्घोषणा जो है आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 से लेके आपको 21 मार्च 1977 तक जो है वह चला था, याद रखिएगा। 3 बार लग चुका है। आगे हम लोग इधर देख लेते हैं। इधर कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपका की जा सकती है। भारतीय संविधान के कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार के दायित्व का बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेगा। तो अनुच्छेद 355 के तहत। भारतीय संविधान के कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो राष्ट्रपति शासन जो है आपको 356 के अंतर्गत लगता है। अब भारत में वित्तीय आपातकाल याद रखिएगा कि अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। ये अनुच्छेद 360 के तहत होता है। राष्ट्रपति मूल अधिकार अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अतिरिक्त किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है स्थगित कर सकता है। तो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत जो है मूल अधिकारों को स्थगित कर देगा, लेकिन आपको 20 और 21 को स्थगित नहीं करेगा, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि संसद के द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी माह की अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। तो आपको याद रखिएगा कि 1 माह के।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो ये आपको पंजाब में सबसे पहले लगा था। राष्ट्रीय आपातकाल लोकसभा की अवधि जो है आपको यानी कि टर्म ऑफ लोकसभा आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही आपको बढ़ाया जा सकता है। जब आपातकाल हुआ तो लोकसभा की अवधि तो बढ़ जाएगा, लेकिन आपको जो है एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जाएगा। डायरेक्ट आप 3 वर्ष के लिए नहीं लगा सकते हैं, पहली बार आप एक वर्ष करके आप लगा सकते हैं। यह 3 बार लगता है, याद रखिएगा। यहाँ पे दिया है, देखिए आपातकाल, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से समझ आइए। आपातकाल के प्रभाव और प्रकार तो आपका 3 होगा। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, 356 के तहत राज्य आपात और 360 के अंतर्गत आपका वित्तीय आपात। राज्य आपात को ही आप याद रखिए कि राष्ट्रपति शासन बोला जाता है। 352 में क्या कहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है, याद रखिएगा। और संघ राज्य सूची के विषय पर भी जो है विधि निर्माण कर सकती है। कौन? संघ। और भारत की संघात्मक प्रणाली जो है याद रखिएगा कि एकात्मक रूप से आपका कार्य करने लगती है। कब? जब राष्ट्रीय आपात लगता है तब। और राष्ट्रीय आपात जो है आपका प्रयोग 3 बार किया गया है, याद रखिएगा। चीन के युद्ध में, और भारत पाकिस्तान के युद्ध, और दूसरा का भारत पाकिस्तान के युद्ध। और यहाँ देखिए 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन राज्य विधानसभा भंग कर दी जाती है और शक्तियों का विभाजन भी आपको समाप्त हो जाता है। और भारत के जो शासन प्रणाली है आपका एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। और जब राष्ट्रपति शासन का प्रयोग जो है आपको 120 से अधिक बार किया जा चुका है, याद रखिएगा 120 बार से भी अधिक जो है राष्ट्रपति शासन हो चुका है, प्रयोग कर लिया गया है। 360 कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल संघ और राज्यों के मध्य करों का जो विभाजन स्थगित कर दिया जाता है। जब वित्तीय आपात लगेगा तो राज्य और संघ के बीच जो है आपका जो टैक्स का विभाजन होता है वो आपको खत्म कर दिया जाता है। और संघ और राज्यों के विधि जो कार्यरत सभी व्यक्ति का वेतन और भत्ते में कटौती किया जा सकता है, याद रखिएगा। जब लग जाएगा तो जो वेतन दिया जाता है उसमें आपको वेतन में कटौती की जा सकती है। इसके अंतर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी शामिल किया गया है, यानी कि उनका भी वेतन जो है आपका कट जाएगा। और वित्तीय आपातकाल जो है आपका याद रखिएगा कि एक बार भी नहीं लगा है। आगे यहाँ पे कह रहा है कि मूल संविधान में आपात उद्घोषणा सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर अब आंतरिक अशांति का उल्लेख कर दिया गया है। यानी कि पहले था सशस्त्र विद्रोह, लेकिन अब जो है उसके स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख किया गया है। आगे देखिए वित्तीय आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग जो हो गया। वित्त आयोग की संरचना याद रखिएगा कि अध्यक्ष सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति, एक सदस्य होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला, दूसरा आपको होगा कि सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला, और सदस्य एगो होगा आपका वित्तीय प्रशासनिक मामलों के अनुभव रखने वाला, और आर्थिक मामले का विशेषज्ञ भी आपका इसके सदस्य होते हैं। देखिए इसमें अब आपका देख लीजिए क्या कह रहा है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश संसद जो है सदन के समक्ष रखता है। तो भारत के राष्ट्रपति यही रखवाएगा आपको संसद के समक्ष। अब वित्त आयोग का गठन जो है आपको अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। अब वित्त आयोग का कार्यकाल जो यानी कि टाइम पीरियड होता है आपको 5 वर्ष का होता है। और वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने होते हैं? तो 4 सदस्य होते हैं। जैसे कि हम आपको यहाँ पे बताएं कि किसके किसके विशेषज्ञ होते हैं या ज्ञाता होते हैं, तो इसमें चारों देखिए यहाँ पे आपको दिया जा चुका है। ये आप फिर से पढ़ लीजिएगा, एक बार तो हम आपको समझा दिए, फिर आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि पहला वित्त आयोग जो थे आपको केसी नियोगित हैं, ठीक है। दूसरा के संथानम। अब वित्त आयोग का गठन याद रखिएगा 1952 में किया, 51 में किया गया था पहला, इसका 52 से 57 तक किया गया था इसका समय। दूसरा के संथानम, तीसरा आपको थे एक के चंद्रा, और चौथा आपको थे डॉक्टर PV राजमन्ना, ठीक है। महावीर त्यागी आपका 5वां थे। और छठा याद रखिएगा कि आपको ब्रह्मानंद रेड्डी थे। 7वां आपको JM सैलेट हो गए। 8वां आपको VI चौहान हो गए। और 9वां याद रखिएगा कि NKP साल्वे। 10वां आपको थे KC पंत, और प्रोफेसर M खुसरो को 11वां नियुक्त किया गया वित्त आयोग के अध्यक्ष। 12वां याद रखिएगा कि C रंगराजन, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है 12वां से, एक प्रथम और यहाँ 12वां से। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछता है
सबसे पहले पहला पूछेगा, या तो 12, 13, 14, 15 और लास्ट में अरविंद पनगड़िया जो है इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, तो 12वां आपको सी रंगराजन हो जाएंगे, 13वां आपको विजय केलकर थे, 14वां आपको YB रेड्डी, 15वां NK सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 15वां जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और 16वां आपको प्रेजेंट में अरविंद पनगड़िया है। इधर देखिए क्या कह रहा था कि भारत में केंद्र राज्य मध्य वित्तीय संबंध जो है आपको वित्त आयोग की संस्तुति पर निर्धारित किया जाता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य जो है केंद्रीय करों में राज्य के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्य के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करना। किसका है कार्य? तो वित्त आयोग का कार्य है। केंद्र एवं राज्य के मध्य जो है वित्तीय यानी कि फिजिकल विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होती है? तो आपको वित्त आयोग के द्वारा होती है। केंद्र के करार की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? तो ये आपका वित्त आयोग करता है। सामान्य रूप में कहा है कि भारत के प्रति 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राज्य के राज्यों की अनुशंसा को निर्धारित करने के लिए आपका किया जाता है, याद रखिएगा। अब भारत के संचित निधि में राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान कौन विनिमय करता है? तो आपको वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। 15वां वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय करों के विभाजन पूल में कहा है कि राज्य का हिस्सा कितना कर दिया गया था? तो 41%, यानी कि 41% आपको राज्य के दिया जाएगा और 59% बच जाता है तो ये आपको दिया जाएगा केंद्र को। कह रहा है कि 2021 से 26 के लिए केंद्रीय करों में विभाजन के पूल में कह रहा है कि राज्यों की हिस्सेदारी हेतु निर्धारित मापदंडों में से कौन से 2 नए मापदंड जो है आपको शामिल किया गया है? किसके लिए? 21 से 26 के लिए। तो आपको जनसंख्या प्रदर्शन और कराधान प्रयास, याद रखिएगा 2 मापदंड जो है आपको वर्ष 21 यानी 2021 और 2026 के लिए जो है यह 2 मापदंड तैयार किया गया है, यानी कि शामिल किया गया है। ऋत्विक रंजन पांडे को 16वें वित्त आयोग का सचिव जो है आपका नियुक्त किया गया है। इसमें कह रहा है कि भारत के प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। अब इसके अध्यक्ष आपको केसी नियोगी थे। अभी प्रेजेंट में आपका 16वां चल रहा है जो 2023 तक है, और इसके आपको थे अभी हैं अरविंद पनगड़िया। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अगला पार्ट क्या कह रहा है। अगला कह रहा है नीति आयोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अब चल रहा है ये सेशन, याद रखिएगा, मजाक मत कीजिएगा, नहीं तो जिस तरह से आप खेला हो चुका है आगे भी खेला करवाते रहिएगा। आगे देखिए क्या करा है योजना आयोग की स्थापना कब किया? तो 15 मार्च 1950 को जो है आपको योजना आयोग की स्थापना किया गया। और योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और योजना आयोग की स्थापना जो है संघीय मंत्री परिषद के द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। योजना आयोग की स्थापना। नीति आयोग का जो निकाय है ये गैर संवैधानिक है। योजना आयोग भी गैर था, यहाँ नीति आयोग भी आपका गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक का मतलब जानते हैं क्या हुआ? गैर संवैधानिक का मतलब यह हुआ कि इसको संविधान से कोई मतलब नहीं है। योजना आयोग कहीं देखे हैं संविधान में कहीं अनुच्छेद के बात करता है? नहीं करता है। वित्त आयोग करता है क्योंकि वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। अब एक संवैधानिक है वो, लेकिन यह एक गैर संवैधानिक है आपका नीति आयोग या योजना आयोग। योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग की स्थापना जो है आपको 6 अगस्त 1952 को किया गया, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952। आगे कह रहा है कि नीति आयोग की संरचना यहाँ पे दिया है, तो इसका अध्यक्ष आपको भारत के प्रधानमंत्री होता है। गवर्नेंस काउंसिलिंग के सभी राज्य के मुख्यमंत्री, संघ राज्य के क्षेत्र के राज्यपाल जिनमें केंद्र शासित प्रदेश और विधानसभा के जो मुख्यमंत्री भी को इनको में शामिल किया गया है। किसमें? नीति आयोग के संरचना में। आगे कह रहा है कि विशेष आमंत्रण सदस्य जो होते हैं ये आपको होता है विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है नामित किया जाता है। उपाध्यक्ष जो है आपको प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। किसका? नीति आयोग का। और सदस्य जो होते हैं इनका पूर्वकालिक सदस्य होते हैं। अंशकालिक सदस्य जैसे अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संसाधन और अन्य सुसंगत संस्थाओं में अधिकतम 2 सदस्य अंशकालिक सदस्य श्रेणी के आधार पर होंगे।
सचिवालय आवश्यकता के अनुसार स्थापित करे होगी। ठीक है, सचिवालय जो है इसका आवश्यकता के अनुसार स्थापित होगा। चलिए आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्षता कौन करता है, तो भारत का प्रधानमंत्री करेगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में दर्ज किया गया है, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के समान। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होगा वो भारत सरकार के जो वरीयता क्रम दिया गया है वो हम आपको आगे दिखाएंगे या पढ़ाएंगे, तो उसमें भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान जो है उनको वरीयता दिया गया है। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयन कार्यकर्ता, ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेटर जो होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद होता है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था यानी कि इसका निर्माण जो है आपको 1 जनवरी 2015 को होता है। पूर्ववर्ती इसका योजना आयोग नाम था, यानी कि नीति आयोग के बारे में कह रहा है। नीति आयोग जो था इसका हिंदी का मतलब होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। ठीक है, और निर्माण इसका 1 जनवरी 2015 को हुआ, यानी कि स्थापना। अब इसका पहले नाम था आपका योजना आयोग। अधिकार क्षेत्र आपको भारत सरकार के अंतर्गत। मुख्यालय आपका नीति आयोग के दिल्ली है। अध्यक्ष इसका होता है प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष अभी हैं डॉक्टर सुमन के बेरी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी BBR सुब्रमण्यम होते हैं। और वेबसाइट इनका है nitiayog.gov.in। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसका है, तो के संथानम का है। देखिए वरीयता क्रम कह रहे थे, अभी आई हो गया। पहले आपका राष्ट्रपति आते हैं 1 नंबर पर, 2 नंबर पे आपको उपराष्ट्रपति, तीसरा पे प्रधानमंत्री, चौथा पर अपने अपने राज्यों में राज्यपाल हो जाएंगे, 5वां में पूर्व राष्ट्रपति जो है इनका 5वां स्थान दिया गया है, और 5 के क्रम में आपको उप प्रधानमंत्री आते हैं। 6 में आएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। 7 में आपको आएंगे संघ के कैबिनेट मंत्री एवं अपने राज्य के राज्यपालों के मुख्यमंत्री। कहाँ हो रहा है कि संघ के कैबिनेट मंत्री एवं अपने राज्यों के जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो उपाध्यक्ष आएंगे नीति आयोग के। पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता जो हैं ये आपको 7 नंबर पे आएंगे। ठीक है, 7 के क के अंतर्गत जो है आपको भारत रत्न से जो सम्मानित व्यक्ति हैं वो 7वें क्रम में आएंगे। जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है तो वो 7वें क्रम में आएंगे। अपने अपने राज्यों के बाहर जो है राज्यों का राज्यपाल जो है वो आप 8 में आएंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आपको 9 में आएंगे, और 9 के क में जो आएंगे संघ लोक सेवा आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक, और 10वें में आएंगे राज्यसभा के उपसभापति। ठीक है, ये क्रम आप फिर से देख लीजिए। ये आपको बिहार दरोगा में चाहे बिहार SSC में आपको एक क्वेश्चन पूछेगा ही। नया भारत @ के लिए कार्यनीति किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा जो है जारी किया जाएगा। नीति आयोग का उद्देश्य आर्थिक नियोजन, नीति निर्माण और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है आपको सुनिश्चित करता है। अब देखिए यहाँ निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि राजनीतिक दल, राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता जो है देने का अधिकार जो है चुनाव आयोग को दिया गया है। और भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पद जो है आपको 6 वर्ष या 65 वर्ष की अपवायु दोनों में से जो भी पहले होगा आप वो पद से हट सकते हैं। यानी कि आप मान लीजिए उम्र आपका 20 वर्ष है, ठीक है, सपोज मान लीजिए, तो आप 26 वर्ष में रिटायर हो जाएंगे। या आपको अभी प्रेजेंट में मान लीजिए कि 40 वर्ष हो रहा है, अगर मान लीजिए आपकी 60 वर्ष हो रहा है, ठीक है, आपको नियुक्ति हो जाता है निर्वाचन आयोग में, तो आपको जैसे ही 65 वर्ष होगा आप वहाँ से हट जाइएगा। ठीक है, याद रखिएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वह नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, दिसंबर 2023 में करा है कि पारित मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचक आयुक्त अधिनियम 2023 के अनुसार अब मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की चयन समिति की सिफारिश के आधार पर जो है राष्ट्रपति करेगा, याद रखिएगा। और चयन समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता या सबसे बड़े दल के नेता शामिल होंगे। यह अधिनियम निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें और कार्यों का संचालन अधिनियम जो है 1991 के स्थान लेगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 324 के तहत यह प्रावधान किया गया है। यहाँ पे देख लेते हैं 324 का राय कि चुनाव कार्यों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है, अनुच्छेद 324 में। 325 का राय कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर आयोग नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता है, अनुच्छेद 325 के तहत। 326 का राय कि लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होने की समान होंगे, याद रखिएगा 326 में। 327 का राय कि विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद को शक्ति है, ठीक है। 328 का राय कि राज्य विधानसभाओं के संबंधित राज्यों के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की भी शक्ति दिया गया है। 329 का राय कि चुनावों के संबंधित विषयों पर न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगा दिया गया। और 329 के कर आए कि प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में आपका विशेष प्रावधान जो है दिया गया है। इधर आपको कह रहा है कि आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है, तो दल के अतिरिक्त आंतरिक चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारियों के चुनाव हेतु समय समय पर होता है। आज हम लोग समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक ना। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए आपको